नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले दिखाएंगे आपको इस वक्त की अहम सुर्खियां। धामी सरकार का जनसंपर्क अभियान फिर शुरू। 5 साल पूरे होने पर आपके द्वार सरकार कार्यक्रम फिर होगा सक्रिय। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त, अब अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण करेगा शिक्षा व्यवस्था का संचालन। शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, वीपी सिमल्टी बने माध्यमिक और के.एस. रावत प्रारंभिक शिक्षा निदेशक। देहरादून में पीएम आवास योजना के 105 आवेदनों पर दोबारा होगा सत्यापन, पारदर्शिता पर फोकस। उत्तराखंड में बिजली दरों में 50% तक बढ़ोतरी की संभावना। यूपीसीएल ने आयोग से 5,900 करोड़ की मांग रखी। भारी बारिश को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट जारी, प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। आप देख रहे हैं के खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। प्रदेश भर में इन दिनों सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जो है वो चरम पर चल रही हैं। तैयारियों के बीच बयानबाजी का दौर भी तेज है और बड़े बड़े आयोजन लगातार हो रहे हैं। राज्य में अब तक हर चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच देखने को मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। आगामी 2027 की जीत के लिए हर राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने के लिए परिवर्तन संकल्प यात्रा से आम जनता के बीच जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो वहीं भाजपा भी हर समय चुनावी मूड में रहने वाली इस बार भी प्रचंड जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है। साथ ही तीसरे मोर्चे की तरफ देखने वाली बात है तो यूकेडी इस बार खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका आम जनता के मुद्दों को लेकर बनाने में जुटी है। सवाल यही है कि हर कोई अपनी प्रचंड जीत का दावा पूरे गर्व से करता नजर आ रहा है। तो जानकारों की माने तो त्रिकोणीय इस बार का चुनावी दंगल बेहद दिलचस्प होने वाला है। विजन तो करीब 1.5 साल पहले शुरू कर, और मैं समझता हूं कि मैं बधाई देना चाहता हूं तमाम अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, क्योंकि 1.5 साल पहले जो है चुनाव के बिगुल उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्र में बजा दिया। और जिस तरह जनता का समर्थन उत्तराखंड क्रांति दल को मिल रहा है, ये अपने आप में एक शुभ संकेत है इस राज्य के लिए भी और इस दल के लिए। आज जिस तरह से आम जनमानस उत्तराखंड क्रांति दल के साथ लामबंद हो रहा है, उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे के नीचे, उस झंडे के नीचे जिस झंडे ने इस राज्य का निर्माण किया, उसके नीचे सब लामबंद हो रहे हैं। और ये शुभ संकेत। कहाँ से कौन सा छक्का मार दिया सर, फ्रंट फुट में आगे कौन सा ऐसा तगड़ा धुआंधार बैटिंग कर दी। अरे भैया, चुनाव तो 27 में होगा ना, तब पता लगेगा कि फ्रंट फुट में या बैक फुट में या हिट विकेट है। कहाँ है यहाँ पर भैया? 2 ही पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का राज है 9.5 साल से, और उसका मुकाबला केवल कांग्रेस कर रही है। अब बयान देने के लिए तो बयान सब लोगों को भाई आज़ादी है बयान देने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप जब चुनाव आएगा तब देखेंगे कि राज्य में असली लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की है, और भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करने में, उनको सत्ता से हटा करके राज करने के लिए अगर कोई पार्टी सक्षम है तो कांग्रेस पार्टी। किसके चैनल पर फ्रंट फुट पे आ रहा है? कोई फ्रूट नहीं है, कहीं दिखता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अपने मुकाबले में हम मानते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह कटिबद्ध है। हमने अपनी टीम लगा दी है, हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर और पूरा तंत्र हमारा चुनाव के लिए तैयार हो चुका है। सर देखिए, 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में लगातार ये आवाज़ उठती रही कि भारतीय जनता पार्टी राज्य के बाहर के लोगों को, अन्य राज्य के लोगों को उत्तराखंड में सपोर्ट कर रही है। बड़े ठेकों से लेकर के तमाम बड़े कार्यों में उनकी भूमिका दिखाई दे रही है, चाहे खनन के हों या आबकारी के हों या सड़कों से जुड़े हुए ठेके। स्थानीय मुद्दों को लेकर के दोनों राष्ट्रीय दल एक दूसरे पर सवाल करने से थोड़ा बचते दिखाई दे। और यूकेडी जो यहाँ का क्षेत्रीय दल है, यूकेडी पिछले कुछ समय से स्थानीय मुद्दों को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है और एग्रेसिव भी दिखाई दे रही है।
कुल मिलाकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की सियासत में बड़ा बदलाव साफ दिख रहा है। अब तक भाजपा कांग्रेस की सीधी टक्कर वाले प्रदेश में इस बार यूकेडी स्थानीयता के मुद्दे पर आक्रामक है। बाहरी लोगों की हुड़दंग और कानून व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं ने क्षेत्रीय भावनाओं को हवा दी है। यूकेडी इस मिशन 2027 के लिए सबसे बड़ा हथियार बना रही है। राज्य गठन का श्रेय लेने वाली पार्टी खुद को फिर से उत्तराखंड की असली आवाज बता रही है। हालांकि भाजपा हिंदुत्व और विकास के दम पर हैट्रिक का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी वापसी को लेकर आश्वस्त है, लेकिन जमीनी माहौल बता रहा है कि इस बार मुलाकात त्रिकोणीय हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर यूकेडी ने स्थानीयता का यह मुद्दा अंत तक संभाले रखा तो चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल सभी दल अपनी रणनीति को उधार देने में जुटे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट असर दिखाने लगा है। सुबह से लगातार हो रही भारी बारिश के बीच कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने लगी है। इसी बीच नगर निगम व प्रशासन की टीम भी एक्शन मोड में नजर आई है। जलभराव की शिकायतों के बाद नगर आयुक्त व सिटी मजिस्ट्रेट निरीक्षण पर निकले। निरीक्षण के दौरान तिकोनिया चौराहे के पास परिसर के समीप एक बड़े नाले में रुकावट और गाद जमा होने की स्थिति सामने आई। नगर आयुक्त व सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर ही अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों को तत्काल नाले की सफाई के निर्देश दिए। देखिए, आज चूँकि हमारा ये टूरिस्ट सीजन भी एंड हो रहा है और काफ़ी मात्रा में ट्रैफिक भी आज वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। काफ़ी स्कूल्स कल से खुल रहे हैं तो ट्रैफिक ज़्यादा है। आज काफ़ी हेवी रेनफॉल हुआ है, तो उसी को देखते हुए कुछ स्थानों पे शिकायत आई है। जैसे तिकोनिया में यहाँ पर एक समाधान के लिए यूं पाइप डाले गए थे, ड्रेसिंग की यहाँ पर समस्या थी जिसको भरा हुआ है, तो उसको यहाँ पर ठीक कराया गया है। साथ ही कोलटैक्स पर एक हमारा स्पॉट है जहाँ ट्रेंच लेस हम लोग सीवर लाइन बिछा रहे हैं, वहाँ पर एक शिकायत आई है। हम लोग वहाँ भी विजिट किया है। यहाँ पे USDA द्वारा कार्य किया जा रहा था और पूर्व में भी निर्देश इसमें दिए गए हैं कि तिकोनिया चौराहे पे खासकर यहाँ पे क्योंकि जल भराव की स्थिति रहती है और जो बेसमेंट वाला एरिया है उसमें पानी भरता है, तो जो बेसमेंट वाला सेंसिटिव इलाका जहाँ पे हमेशा दुकानों में पानी भरता था उसको ह्यूम पाइप्स के जरिए उसमें पानी पास कराया गया। और क्योंकि अभी निर्माण कार्य गतिमान था तो कुछ पानी का लीकेज हुआ है निर्माण वाले एरिया से और उसको अभी तत्काल सही कराने के निर्देश USDA के अधिकारियों को दिए गए हैं। अगली खबर काशीपुर से, जहां लगातार तीसरे दिन भी झमाझम बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है। हालांकि कई स्थानों पर जलभराव के कारण यातायात और कारोबार प्रभावित हुआ, लेकिन मौसम सुहाना होने से लोगों ने राहत महसूस की है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह देते हुए मौसम संबंधी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है। अगली खबर टिहरी से है, जहां नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने देवल गांव पहुंचकर दिवंगत केतन लाल के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दिलाई है। सांसद ने मौत मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए CBI से जांच कराने पर जोर दिया। साथ ही पीड़ित परिवार को हरसंभव सहयोग का भी भरोसा दिलाया। आपको बता दें, केतन लाल की 8 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। सांसद को पहले सुरक्षा कारणों से मृतक के परिजनों से मिलने से रोका गया था। अब उन्होंने सीमित लोगों के साथ गांव पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज हम यहाँ देवाल गांव के लिए जा रहे थे और हमें भी हाईजैक किया गया है। और जो उस परिवार को जो हमारी मिलने की जो इच्छा थी, उनके जो पीड़ा सुनने की जो हमारी इच्छा थी, उस पर भी पानी फेरा जा रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और टिहरी का जो शासन प्रशासन है वहाँ पर, चाहे DM हो, SP हो, इन्होंने जगह जगह बैरियर लगा करके किसी भी आदमी को वहाँ अंदर जाने की परमिशन नहीं हो रही है। आपसे और DM साहब से वही मांगे जो हमने रखी थी, उस मांगों पर चर्चा हुई और मैं पूरे प्रशासन से भी उम्मीद करता हूँ कि इनको शांति व्यवस्था के रूप में रहे और हमें न्याय चाहिए। बस हमें जैसा मेरे बेटे को तड़प के उन लोगों ने मारा है, वैसे ही मुझे भी न्याय चाहिए। जब मैं देख रहा था तो घटना को लेके बस क्योंकि जानकारी है वो वीडियो के माध्यम से थी या मैक्सिम जी के जरिए, तो मेरा मन था कि एक बार जाके देखूं तो हालात का पता लगे।
और जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जो हुआ है उसमें आरोपियों को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। कुछ अच्छे अधिकारी जिन्होंने अपना काम किया है, मैं यहाँ के एसएसपी की सराहना करूँगा, यहाँ के जो और अच्छे अधिकारी हैं उनकी सराहना करूँगा। और अगली खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला ऋषिकेश मार्ग पर जोली ग्रांट एयरपोर्ट के पास तेज रफ्तार क्रेटा कार ने पहले एक स्विफ्ट कार और फिर टेम्पो ट्रेवलर को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही जोली ग्रांट पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए सभी घायलों को उपचार के लिए डोईवाला अस्पताल भिजवाया। प्रारंभिक जाँच में हादसे की वजह ओवर स्पीड सामने आई है। बताया जा रहा है कि क्रेटा कार रानी पोखरी क्षेत्र के लोगों की है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। ये हादसा मुझे अभी सुनाई पड़ा, वैसे तो कंफर्म नहीं। स्पीड में बता रहे हैं क्रेटा गाड़ी का? ये स्पीड में था, ये भैया पीछे थे। ये हादसे के गाड़ी कहाँ से रगड़ते हुए लाए हैं यहाँ पर, और इस गाड़ी वाले ने हाथ दिया था कि मेरे टायर पंचर होने की रॉड दे दीजिएगा। तो ये केवल करते गाड़ी से उतरे और पीछे से गाड़ी रगड़ते हुए यहाँ पे गए। बच गए लोग, बच गए, चलो लोग बच गए, बस लोग बच गए, बस खरोची चोट। हल्द्वानी में कथित अवैध निर्माण को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। स्थानीय लोगों ने एक मार्बल शोरूम के निर्माण को नियमों के विरुद्ध बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि विरोध करने पर दुकान के कर्मचारियों ने हाथापाई की। ग्रामीणों का कहना है कि विकास प्राधिकरण आम लोगों पर सख्ती दिखाता है, जबकि प्रभावशाली लोगों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं होती। लोगों ने निर्माण की निष्पक्ष जाँच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर देहरादून से है, जहां रानी पोखरी में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के तहत विशेष शिविर आयोजित किया है, जिसमें शिविर में उपभोक्ताओं को बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल बैंकिंग, बीमा, पेंशन और केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने अटल पेंशन योजना और सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं से अधिक लोगों से जुड़ने का आह्वान करते हुए वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर जोर दिया है। ये हमारे पहले तो सभी को नमस्कार। और ये जो हमारा अभी आज का कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम है DFS के एक प्रोग्राम है 1 महीने का, 15 जून से 15 जुलाई तक का, जो सैचुरेशन प्रोग्राम है। जैसे सोशल सिक्योरिटीज़ होते हैं हमारे PMJJY, PMSBY, APY, PMJDY, ये सारे अकाउंट्स का जो है सैचुरेशन एक तो है करना, दूसरा सारे लोगों को पहुँचाना। ये उस तहत में एक बढ़िया सा एक आयोजन है ये, और इसमें RD साहब जो हमारे इसका मुख्य फोकस वित्तीय समावेशन था कि जन जन तक हम जैसे भारत सरकार की योजनाएं चल रहा है उनको घर घर तक पहुंचाएं, लोगों को उसकी सुविधाएं जो भी आपकी हमारी स्कीमें चलती हैं बैंक के द्वारा, सरकार से जो एनरोल होती हैं वो उसको हम घर घर तक लेके जाना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में हमारे आज अध्यक्ष महोदय श्री हरिहर पटनायक जी, क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय श्री दीपक शर्मा जी और अन्य हमारे अतिथिगण वरिष्ठ साथी मौजूद थे। धन्यवाद आप सबका, मीडिया बंधुओं का। वास्तव में ये बहुत अच्छी महत्वपूर्ण गोष्ठी है और जिसमें हमारे RBI बैंक से जो है उनके भी मुख्य प्रबंधक यहाँ पर पहुँचे हैं और हमारे जो ग्रामीण बैंक है UGB उसके भी पूरी स्टाफ और पूरे उनके मैनेजर, जनरल मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सब यहाँ पर पहुँचे। और ये वास्तव में लोगों को एक जागरूकता देना कि भारत सरकार की क्या क्या योजनाएं बैंकों के द्वारा दी जा रही हैं। अगली खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा सरकारी अस्पताल में तैनात 7 डॉक्टरों को अचानक स्थानांतरित कर दिए जाने पर सियासत शुरू हो गई। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह राणा ने कहा कि यहां अस्पताल में पहले ही डॉक्टरों की कमी थी, अब एक साथ 7 डॉक्टरों का तबादला होने के बाद मरीजों की मुश्किलें और अधिक बढ़ जाएंगी। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र पहुंचकर स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करते रहे स्थानीय लोग परेशान होंगे। वहीं UKD राज्य निर्माण सेनानी प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष शिव शंकर भाटिया ने भी डॉक्टरों के तबादले के फैसले की आलोचना की। डॉक्टरों का ट्रांसफर हुआ, ये तो कतई भी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। इस समय जो है ये जो काल चल रहा है, गर्मी और बरसात दोनों मद्देनजर हैं, तो इसमें बीमारियां ज्यादा होती हैं। इस समय तो डॉक्टरों को एक्स्ट्रा यहाँ पर बुला करके जो है यहाँ पर इलाज होना चाहिए था,
ये जो है वीआईपी एरिया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है गृह क्षेत्र है ये। तो इस क्षेत्र में तो जो है कोई ऐसी कमियां होनी नहीं चाहिए, डॉक्टरों की कमियां नहीं होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं जो है यहाँ पर बहाल होनी चाहिए। तो बड़ी दिक्कत है। मैं कहना चाहूँगा कि एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है और 2 बार वो विधायक रह चुके हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री खटीमा शहर से हैं। तो खटीमा शहर का ये हाल है तो बाकी प्रदेश का क्या आप जानते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हाल है यहाँ पर। जबकि डॉक्टर मानिक के अनुसार मैंने कई बार विधानसभा में मामला उठाया। नागरिक चिकित्सालय जो है बॉर्डर एरिया खटीमा का है, यहाँ दूरस्थ इलाके से मरीज आता है। यहाँ पहले से 15-16 डॉक्टर पहले से कम थे, 13 डॉक्टर वर्तमान में काम कर रहे हैं। उसमें भी अब सुनने में आया है कि 7 डॉक्टर लोगों का जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि पहले डॉक्टर लोगों की तैनाती हो जाए, बाद में ट्रांसफ़र हो, तब तक इनके ट्रांसफ़र रोके जाए। और यहाँ पे जो मरीज आते हैं डॉक्टरों की कमी होने की वजह से उन्हें रेफर बाहर कर दिया जाता है। फिलहाल खबरों में वक्त है एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सारथी ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे। हरिद्वार में वायरल ऑडियो को लेकर उठे विवाद के बाद पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। मामला दलित समाज पर कथित अभद्र टिप्पणी से जुड़ा है। बताया जा रहा है जिसके चलते पिछले कई दिनों से विरोध और नाराजगी का माहौल बना हुआ है। सांतर शाह में आयोजित दलित समाज की बैठक के दौरान कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने मंच से समाज के लोगों से माफी मांगते हुए विवाद को समाप्त करने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। बैठक में उत्तराखंड सरकार के दर्जाधारी मंत्री देशराज कर्णवाल भी शामिल हुए। इससे पहले संत रविदास घाट पर हुई पंचायत में दलित समाज के लोगों ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग उठाई थी। मानसून सीजन के चलते हर वर्ष राफ्टिंग के शौकीनों की सुरक्षा के दृष्टिगत बंद की जाती है। गंगा में रिवर राफ्टिंग पहाड़ों में हो रही बरसात से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते ऋषिकेश से शिवपुरी के बीच हो रही गंगा में राफ्टिंग का रोमांच और गंगा की लहरों में अटखेलियों को आज से बंद कर दिया गया। अब सैलानी सितंबर के महीने में राफ्टिंग के रोमांच का आनंद ले सकेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही मीडिया और सोशल मीडिया पर नेताओं की दावेदारी संबंधी खबरों पर भाजपा की राज्य से लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने भी आपत्ति जताई है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं को टिकट दावेदारी को लेकर सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि दावेदारी केवल निर्धारित समय, मंच और प्रक्रिया से ही पेश की जाए। भट्ट ने स्पष्ट किया कि भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है और हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए तय समय और मंच का प्रयोग होना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रचार व दावेदारी करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की मर्यादा और अनुशासन को सर्वोच्च रखें, व्यक्तिगत प्रचार नहीं बल्कि संगठन को मजबूत करना प्राथमिकता होनी चाहिए। टिकट की दावेदारी की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही सबको अपनाना है। आज के सोशल मीडिया के युग में हर व्यक्ति अपनी दावेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से करेगा तो पार्टी में अनुशासनहीनता की दायरे में उसको हम लोग ले रहे हैं। इसलिए मैंने कल इस बात का ईश्वर रूप से विज्ञप्ति जारी करके बयान जारी किया है और जिनको भी दावेदारी व्यक्त करनी है वो जिलाध्यक्षों बारे में जिलाध्यक्षों के सामने प्रस्तुत करें। प्रदेश की जो हमारी टीम है, अध्यक्ष है, महामंत्री, हमारा बात को रखे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से कोई व्यक्ति दावेदारी व्यक्त नहीं करेगा, ना सोशल मीडिया में कोई अपने आप को दावेदार बताएगा। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां लंबे समय के बाद आखिरकार उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। तीर्थनगरी ऋषिकेश में बुधवार को हुई बारिश से मौसम पूरी तरह से सुहावना हो गया। पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी और तेज धूप से परेशान लोगों को मानसून की पहली अच्छी बारिश ने बड़ी राहत दी है। बारिश शुरू होते ही शहर की सड़कों पर ठंडी हवाएं चलने लगी और तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में आए बदलाव से लोगों के चेहरे खिल उठे और बाजारों, हाटों और घाटों और सार्वजनिक स्थानों पर भी मौसम का आनंद लेने के लिए लोग नजर आए।
तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।